Assalamualaikum, welcome back to this channel. Today's our discussion topic is inventory costing method. हम दो पार्ट पहले कर चुके हैं जिसमें इन्वेंट्री कॉस्टिंग मेथड का हमने इंट्रोडक्शन देख लिया है और फीफो मेथड उसका एक मेथड भी कर चुके हैं फीफो मेथड पार्ट सेकंड के अंदर। आज हम पार्ट थर्ड के अंदर मेथड को डिस्कस करेंगे, वो है लीफो मेथड। लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड को आज हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम वेटेड एवरेज को भी डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे और इसकी बेस भी समझेंगे कि लीफो मेथड बेसिकली होता क्या है, एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। तो अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम इसमें ये देखेंगे कि लीफो मेथड जो है, ये वाला मेथड हम करने जा रहे हैं। फीफो चूंकि हम कर चुके हैं, लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट को सबसे पहले अंडरस्टैंड करने के होता क्या है, जो चीज आप सबसे लेटेस्ट खरीदते हैं, सबसे अभी अभी आपने रिसेंटली कोई चीज खरीदी है, जब वो आपके स्टोर रूम में आई और जब आप उसको सेल करते हैं तो सबसे पहले वही चीज सेल करते हैं जो आपने रिसेंट खरीदी होती है। समझ लगी बात की? उसको हम क्या कहते हैं कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो चीज रिसेंट खरीदेंगे, लेटेस्ट खरीदेंगे, उसको सबसे पहले अपने गोदाम से इशू करेंगे। ये बेसिकली स्टोर लेजर जब हम बनाते हैं तो आपके स्टोर रूम के अंदर बहुत सारी चीजें पड़ी हैं, आप इन्वेंटरीज को खरीदते हो तो जो पहले की प्राइस पे पड़ी हैं वो पड़ी हैं, जो आपने लेटेस्ट खरीदी है उसको हम सबसे पहले इशू करेंगे। क्योंकि फाइफो मेथड के अंदर हमने ये पढ़ा था, फीफो के अंदर, फीफो में हमने ये पढ़ा था कि जो सबसे पुरानी चीज होती है सबसे पहले वो इशू करेंगे। और जो, क्योंकि हमने ये भी एग्जांपल दी थी कि प्रेशेबल गुड्स होती हैं जो जल्दी खराब होने वाली होती हैं, तो जो पहले खरीदी है उसको पहले हम इशू करेंगे। ठीक है, तो जबकि लेटेस्ट वाला जो मेथड है, अब लीफो मेथड जो करेंगे लास्ट इन फर्स्ट आउट, इसको हम थोड़ा सा और डिटेल से पढ़ते हैं। अज्यूम्स दैट द मटेरियल आर गुड्स रिसीव्ड लास्ट इन द स्टोर आर द फर्स्ट टू बी इशूड आर सोल्ड। जो चीजें आपने लेटेस्ट खरीदी, ये देखें मटेरियल रिसीव्ड किया आपने लास्ट पे, सबसे एंड पे, इन द स्टोर आर द फर्स्ट टू बी इशूड आर सोल्ड, उसको सबसे पहले हम इशू करेंगे, उसको सेल आउट सबसे पहले हम करेंगे। इसको हम कहते हैं कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो मेथड कहते हैं। इसके अपने कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। अगर इसके एडवांटेजेस की बात करें तो इसको हम कहते हैं कि रियलिस्टिक रिपोर्टेड प्रॉफिट। इस रियलिस्टिक रिपोर्टेड प्रॉफिट का क्या मतलब है कि जब आप अपनी इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट या जो भी आप स्टेटमेंट्स बना रहे होते हैं, उसमें आपका ये जो प्रॉफिट आएगा वो रियलिस्टिक शो करेगा, रियल फील होगा आपको। उसकी वजह क्या है, जो आपने लेटेस्ट चीज खरीदी और जो आपने लेटेस्ट प्राइस आपको वो मिल रही होती है मार्केट में, उसी प्राइस पे जब आप इशू कर देते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो साथ मिलती जुलती प्राइस ही आपने उसी पे उसको इशू कर दिया। तो पुरानी प्राइसेस की चीजें तो आपके पास स्टोर में पड़ी हैं, तो जब आप इस तरह से इशू करते हैं तो आपका जो प्रॉफिट होता है वो रियल शो होता है। क्योंकि वो हो सकता है कि इन्फ्लेशन हो, आपको महंगी चीजें मिली हुई हो और आपने उसको महंगी सेल कर दिया, तो इनकम और इनकम में ज्यादा गैप नहीं होता, कॉस्ट और इनकम का बहुत ज्यादा गैप नहीं होता। अगर पुरानी चीजें हों, सस्ती ली हुई हों, वो सेल करें और आपकी इनकम जो है वो बहुत ज्यादा हो, तो वो अनरियलिस्टिक प्रॉफिट लगता है, ऐसा लगता है कि जैसे कोई फ्रॉड किया हुआ है। सो वी कैन से दैट कि रियलिस्टिक रिपोर्टेड प्रॉफिट होता है हमारा लीफो मेथड के अंदर। दूसरे बेनिफिट की बात करें तो इसका होता है टैक्स बेनिफिट एंड इंप्रूवमेंट इन कैश फ्लो। टैक्स बेनिफिट क्या होता है, जब आपकी इनकम रियल होगी, रियलिस्टिक होगी, जो लेटेस्ट प्राइस पे चीजें लेंगे उसी को सबसे पहले इशू कर देंगे, तो आपको टैक्स की भी रिडक्शन हो जाएगी। आपको टैक्स कम, प्रॉफिट कम हुआ तो टैक्स भी कम होगा। ठीक है, तो जब आपका टैक्स कम हुआ तो आपको टैक्स बेनिफिट हो जाएगा। जब टैक्स रिड्यूस होता है तो उसके साथ ही आपके इंप्रूवमेंट इन कैश फ्लो भी हो जाती है। जैसे टैक्स रिड्यूस होता है, टैक्स कम होता है, तो आपका जो कैश फ्लो की इंप्रूवमेंट है वो बेहतर हो जाती है, फ्लो के साथ वो चलना शुरू हो जाता है। तो टैक्स बेनिफिट की भी होप सो आपको समझ आ गई होगी कि जब इनकम ही आपकी कम हुई तो आपको टैक्स भी कम देना पड़ता है। उसके बाद थर्ड है हमारे पास लीफो मिनिमाइजेस द राइट डाउन टू मार्केट। लीफो जो है मेथड जो है वो मिनिमाइज कर देता है राइट डाउन टू मार्केट। इस राइट डाउन का क्या मतलब है, राइट डाउन का मतलब ये है कि लीफो मेथड के अंदर जब आप प्राइसेस को लेटेस्ट जो आपने खरीदी होती है वो लेटेस्ट पे आप इशू कर देते हैं उस चीज को स्टोर रूम से अपने, तो जो आप अगर फ्यूचर में आपकी जो प्राइसेस हैं वो जो इन्वेंटरीज की वो कम भी हो जाएंगी, तो आपकी इनकम स्टेटमेंट पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा या आपके इनकम पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये है कि जब प्राइसेस कम हो गई, जो आपने पहले से चीज़ें ली हुई हैं वो तो आपके पास पड़ी हैं ओल्डेस्ट प्राइस पे, तो वो आपको भी सस्ती मिली हुई हैं, चीप रेट्स पे मिली हुई हैं। अगर जाके इन फ्यूचर प्राइसेस और कम भी हो जाती हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। सो वी कैन से दैट के लीफो मिनिमाइजेस द राइट डाउन टू मार्केट का जो राइट डाउन का इंपैक्ट है वो भी लीफो मेथड से रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। क्योंकि आपके पास पहले ही सस्ती चीजें पड़ी हैं, महंगी तो आपने ली और इशू कर दी, तो राइट डाउन वाला जो चक्कर है वो भी आपको उसमें नहीं आना पड़ता। तो ये बेसिकली हैं उसके एडवांटेजेस लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड के। अब आगे चलते हैं तो डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं।
LIFO मेथड के, वो ये है कि अनरियलिस्टिक वैल्यू टू इन्वेंट्रीज। अनरियलिस्टिक वैल्यूज है, चूंकि मैंने आपको बताया कि लेटेस्ट प्राइसेस पे हम चीज़ें जो है वो इशू कर देते हैं, तो आपके पास वो प्राइसेस रह जाती हैं ओल्डेस्ट जो सबसे कम होती हैं या जो नीचे पड़ी हुई आपकी स्टोर रूम के अंदर चीज़ें हैं। अब वो क्या हुआ अनरियलिस्टिक, जब आप इस इन्वेंट्रीज को बैलेंस शीट के अंदर लिखते हैं तो वो अनरियलिस्टिक लगता है कि यार ये रियल प्राइसेस नहीं है, चूंकि अब तो मार्केट के अंदर प्राइसेस यहाँ पे हैं, ये इन्वेंट्रीज की प्राइसेस जो है वो तो बिल्कुल कम कीमत पे रिकॉर्ड की जा रही है एंडिंग इन्वेंट्रीज, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, ये फ्रॉड कर रहे हैं या कंपनी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करी, तो उसमें क्या होता है कि वो अनरियलिस्टिक लगती हैं, तो हम इसलिए कहते हैं कि अनरियलिस्टिक वैल्यूज टू इन्वेंट्रीज होती हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पे हमारे पास है रिड्यूस अर्निंग इन इन्फ्लेशनरी टाइम। ये ऑब्जर्व किया गया है LIFO मेथड के अंदर कि जैसे इन्फ्लेशन होती है मार्केट के अंदर, इन्फ्लेशनरी टाइम होता है, तो अर्निंग जो है वो रिड्यूस हो जाती है LIFO मेथड अगर आप यूज कर रहे हैं। ये बात, तो इससे क्या होता है कि जो इन्वेस्टर होता है वो अनसिक्योर हो जाता है, वो इन्वेस्ट नहीं करता, उसको लगता है कि उसके स्टॉक की जो प्राइसेस हैं वो डाउन हो जाएंगी, डाउनफॉल में चली जाएंगी, रिड्यूस हो जाएंगी, तो वो इन्वेस्ट ही नहीं करता। तो ये सबसे बड़ी इसकी प्रॉब्लम आ जाती है कि रिड्यूस अर्निंग इन इन्फ्लेशनरी टाइम के अंदर इसकी अर्निंग जो है वो रिड्यूस हो जाती है LIFO मेथड में। नंबर थर्ड है हमारे पास अंडर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, इट्स रिलेटेड टू अनरियलिस्टिक वैल्यूज। अंडर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री जो है वो कम प्राइसेस पे लिखी गई हैं जबकि इसकी मार्केट में ज़्यादा प्राइस है। ओवर स्टेटमेंट, इसको जो प्रॉफिट है उसको ज़्यादा शो करने की कोशिश की जा रही है या इसमें छेड़छाड़ की गई है इन्वेंट्री की प्राइसेस के अंदर। ये इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट होता है क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर जब हम इन्वेंट्री को लिखते हैं तो हम प्राइसेस जो है वो हमारी कम शो हो रही होती हैं, तो हम इसलिए भी कहते हैं कि अंडर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री इसका डिसएडवांटेज है कि प्राइसेस कम शो हो रही हैं और इसको अंडर स्टेटमेंट के अंदर रिकॉर्ड किया जाए, अंडर वैल्यूड रिकॉर्ड की गई हैं ये इन्वेंट्रीज। ये इसका डिसएडवांटेजेस हैं बेसिकली LIFO मेथड के। अब हमने एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वही क्वेश्चन है जो हमने FIFO मेथड में भी किया था, LIFO में भी इसी को करेंगे ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी हो जाए। जब हम ये कर लेंगे तो फिर हम इसका एक और क्वेश्चन करेंगे जिसमें रिटर्न की भी एंट्रीज होंगी, क्योंकि इसमें कोई रिटर्न की एंट्री नहीं है, इसमें परचेज, सेल और ओपनिंग स्टॉक की इन्वेंट्रीज है। रिटर्न वाली हम बाद में कर लेंगे, वो बिल्कुल आसान है, उसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन आप नोट करें, हम इसका सोल्यूशन आपको बता दें। ये हमारे पास क्वेश्चन है, होप सो आपने इसको नोट कर लिया होगा, जिसमें डेट है, एक्टिविटीज़ हैं, यूनिट्स हैं और सेल यूनिट्स हैं हमारे पास। मार्च 1 का मंथ है ये मार्च का, जिसमें बिगिनिंग इन्वेंटरी, परचेजेस, सेल्स हमें गिवन है, कितने यूनिट्स परचेज किए, कितने सेल किए, ये वही वाला क्वेश्चन है जो हमने FIFO में किया था। इसी को अब हम LIFO में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो हम इसको 1 बाय 1 इसकी ट्रांजैक्शन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो ट्रांजैक्शन है क्वेश्चन में वो है मार्च 1 का मंथ है और फर्स्ट डेट की ट्रांजैक्शन, जिसमें हमारे पास है बिगिनिंग इन्वेंट्री। बिगिनिंग इन्वेंट्री कौन सी होती है? जो पिछले मंथ की या पिछले ईयर की हमारे पास पड़ी होती है, वो नेक्स्ट मंथ के लिए हमारे पास क्या हो जाती है, बिगिनिंग हो जाती है, शुरू में वो आ जाती है, ठीक है, वो स्टॉक आ जाता है। तो बिगिनिंग इन्वेंट्री है, चूंकि ये उसका स्केच है, फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं कि सबसे पहले हमारे पास डेट आएगा, 3 कॉलम हमने इसके बनाने हैं मेजर, 4, एक में डेट, दूसरे में परचेजेस, तीसरे में सेल्स या इश्यूज और चौथे में बैलेंस आएगा। परचेजेस में आप रिसीप्ट्स भी लिख सकते हैं, रिसीप्ट कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसको आपने परचेजेस को, सेल्स को और बैलेंस को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देना है। किस किस में? यूनिट में, कॉस्ट में और अमाउंट में। यूनिट, कॉस्ट, अमाउंट। यूनिट, कॉस्ट, बैलेंस भी लिख सकते हैं, अमाउंट भी लिख सकते हैं, डजंट मैटर, ठीक है। इस 3 में आपने डिवाइड कर देना, इसको फिर ही हम इजीली और बिल्कुल स्मूथ तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो प्रोसेस आपने इसको नोट करना है। ट्रांजैक्शन नंबर 1 है हमारे पास, हम कीप इन माइंड हम LIFO मेथड कर रहे हैं इस दफा, FIFO नहीं। हमारे पास है बिगिनिंग इन्वेंट्री, जिसमें हमने 100 यूनिट्स परचेज किए हैं, रेट कौन सा लगा है? 50 का। तो ये परचेज नहीं किए, ये स्टॉक है हमारे पास जो पहले का पड़ा है, बिगिनिंग इन्वेंट्री है, ठीक है। उसको ना तो आप रिसीव में, परचेजेस में लिखोगे, ना सेल में लिखोगे, वो कहाँ जाएगा? वो बैलेंस है, तो वो बैलेंस वाले कॉलम में डायरेक्टली चला जाएगा। फर्स्ट डेट की ट्रांजैक्शन, इधर आ जाए, 100 यूनिट्स आपने परचेज किए, कॉस्ट कितनी है? 50, इसको मल्टीप्लाई किया आपस में, तो हमारे पास अमाउंट कितनी बन जाएगी? 5000। 100 को 50 से मल्टीप्लाई करो तो अमाउंट कितनी बनेगी? 5000 रुपया। ट्रांजैक्शन हो गई, तो आपने इसके नीचे लाइन लगा देनी है, ये बैलेंस आपका आ गया। चाहे तो आप यहां से लेके यहां तक लाइन लगा दें, और अगर आप चाहते हैं कि ज्यादा मैस क्रिएट ना हो पेज पे, तो आप जस्ट उसके नीचे बैलेंस करके लाइन लगा दें, सिंपल। ओके, नेक्स्ट डेट है हमारे पास 5 डेट को हमने कुछ परचेजेस की हैं, कितने की? 400 यूनिट्स परचेज किए हैं, रेट क्या लगा है हमारे पास? 55 का। 55 के रेट पे आपने 400 यूनिट्स परचेज किए हैं, तो कहाँ आएगा? डेट लिखेंगे 5 की, यूनिट में कितने यूनिट परचेज किए? 400, कॉस्ट कितनी लगी? 55 रुपीज, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 400 को 55 के साथ, तो कितने की चीजें हमने परचेज की? 22,000 रुपए की, लिख लिया। फिर यही बैलेंस, ये परचेजेस का बैलेंस है, तो चूंकि इसको हम बैलेंस वाले कॉलम के अंदर आ जाएंगे, ये हमारा बेसिकली स्टोर रूम है, स्टोर लेजर है, जहां पे चीजें खरीद हम रखी जा रहे हैं या वहां से सेल करी जा रहे हैं। पहले हमारे पास कितना पड़ा है?
100 रुपया पहले वाला पड़ा है, ठीक है। तो जो पहले पड़ा है सबसे पहले उसको हम नीचे लेकर आएंगे। ये देखें, सबसे पहले उस बैलेंस को मैंने यहाँ पे लेकर आया हूँ, मेरे पास पहला ये पड़ा है, ठीक है। 100 रुपये ये 100 यूनिट्स ये थे 50 के रेट पे वही वाला, ठीक है। अब कितने परचेज किए हैं 400, तो ये लिख दिए 55 रेट और 22,000। अब ये दो ट्रांजैक्शन हो गई और मैंने यहाँ पे इसको बैलेंस कर दिया, नीचे लाइन लगा दी, इसको क्लोज कर दिया कि मेरा 5 की डेट को मेरे स्टोर रूम के ये हालात हैं कि 100 यूनिट मैंने 50 के रेट पे पड़े हैं और 400 यूनिट मेरे पास 55 के रेट पे पड़े हैं। समझ लगी आपको? आपने उसको क्लोज कर दिया ट्रांजैक्शन को। जो पिछला बैलेंस होगा उसको सबसे पहले आपने नीचे लेकर आना है, नई एंट्री को आपने उसके नीचे लिखना है बाद में, ठीक है। फीफो हो या लीफो हो, दोनों तरह से सेम ही तरह से रिकॉर्ड करेंगे। वो सिर्फ इशू के वक्त हमें आता है कि हमने ऊपर वालों में से इशू करना है या नीचे वालों में से, तो वो हम ही फंडा क्लियर कर देते हैं। फिर 9th डेट है हमारे पास जिसमें हमने सेल किए हैं यूनिट, कुछ सेल किए हैं वो है 420, ठीक है। ये रेट दिया गया है 85 का। ये रेट हमने कंसीडर नहीं करना, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जब भी हम ये बनाते हैं तो हमारे पास जो स्टोर रूम में रेट होता है उसी को कंसीडर करते हैं। ये रेट वो है जिस पे हमने चीज़ बेची है, हमने अपना स्टोर का लेजर बना रहे हैं तो हमने उसी के हिसाब से काउंट करना है कि यार मैंने कितने पे, मुझे कितने का, मेरी कॉस्ट कितने की आ रही है। ये तो वो है जो सेल्स है आपकी, जितने की आपने सेल की, ठीक है। तो आपने रेट वहीं से निकालना है। डेट है 9, हमने इशू किए हैं कितने यूनिट्स, 420 यूनिट्स इशू किए हैं, ठीक है। तो अब इस पहले तो यहाँ पे देखें, अभी हमारे पास लीफो मेथड कर रहे हैं तो लीफो में लेटेस्ट कौन सी चीज़ है, ये 400 जो सबसे हमने बाद में खरीदी। ये देखें, ये 100 तो पहले का पड़ा है, ये हमने सबसे बाद में खरीदा। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, सबसे पहले किसको इशू करना है, जो सबसे आखिर में खरीद दी है चीज़। तो 400 सबसे पहले इशू होंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे 400, रेट लगेगा 55, 22,000 रुपये अमाउंट आ जाएगी। कितने यूनिट और रह गए, 20 यूनिट और रह गए। तो वो कौन से इशू होंगे, वो जो उससे पहले वाले पड़े हैं। तो वो कितने हैं, 100 में से 20 यूनिट इशू कर दोगे आप। इसका रेट क्या है, 50 के रेट पे, तो हमारे पास 1000 अमाउंट आ जाएगी मल्टीप्लाई करने से, ठीक है। अब बैलेंस के अंदर आपके पास आपके स्टोर रूम में बैलेंस में क्या बच जाएगा, 80 यूनिट बच जाएंगे 50 के रेट पे। तो ये आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास अमाउंट क्या रहेगी, 4000। अब ये स्टोर रूम के अंदर आपके पास इन्वेंट्रीज पड़ी हैं, 80 यूनिट पड़े हैं 50 के रेट पे 4000 की। समझ लगी आपको कि हमने किस तरह से ट्रांजैक्शन को पास किया है। ओके, अब हमारे पास फिर 18 डेट की ट्रांजैक्शन है, इसमें हमने परचेजेस किए हैं 120 यूनिट 60 के रेट पे। 18 डेट लिखी, 120 यूनिट लिखे परचेजेस के कॉलम में, 60 रुपीज़ 7200 अमाउंट आ गई। बैलेंस में चले जाएंगे, पहले 80 पड़े थे उसको नीचे ले आए हम, ये वाले, ठीक है। ये फिर उसके बाद 120 अब हमने परचेज किया 60 के रेट पे, अमाउंट क्या है 7200, इसको हमने क्लोज कर दिया लाइन लगा के। क्लियर? ओके, नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजैक्शन है 18 हो गई 25 की। 25 को फिर हमने परचेज किए हैं 200 यूनिट 62 के रेट पे। 25 डेट लिखी, 200 यूनिट परचेज में लिखे, 62 रेट लिखा, मल्टीप्लाई किया तो कितनी अमाउंट आ गई, 12,400। बैलेंस में चले जाएं, बैलेंस में ये पहले दो चीज़ें पड़ी हैं, इसको पहले नीचे लेकर आएंगे। 80 लिखा, 54,000, 120 यूनिट से 60 के रेट पे 7200। अब कितने परचेज किए हैं, 200, तो 200 एंड पे आ जाएंगे, 200 ये 62 रेट और 12,400 अमाउंट बनती है। लाइन लगा के हमने ये ट्रांजैक्शन को क्लोज कर दिया। जो पहले बैलेंस होगा उसको पहले नीचे लेकर आएंगे, फिर नई ट्रांजैक्शन का बैलेंस वहां पे लिखेंगे। ओके, अब हमारे पास लास्ट ट्रांजैक्शन है 29 की, जिसमें फिर हमने सेल किए हैं कितने यूनिट, 160 यूनिट किए 95 रेट के। ये रेट काउंट नहीं करना, मैंने फिर बताया आपको। 90 की डेट, 29 की डेट पे आ जाएं, इशू वाले कॉलम के अंदर, सेल वाले कॉलम में हमने कितने यूनिट इशू किए हैं, 160। सबसे पहले बैलेंस में देखें कि क्या पूरे के पूरे 160 मिल जाएंगे। बिल्कुल, ये लेटेस्ट है आपके पास 200। देखें, सबसे लेटेस्ट 25 को आपने यही खरीदे हैं। तो यहाँ से अगर FIFO होता तो सबसे पहले हम यहाँ से इशू करते फर्स्ट इन। ये सबसे पुरानी एंट्रीज पड़ी है 60 वाली, 80 जो हमारे पास पड़े, ठीक है। तो ये सबसे लेटेस्ट है, तो इसमें से 160 हमने इशू कर दिए। रेट क्या लगना है, वही वाला 62 रुपीज़, तो ये 9,920 आ जाएंगे। बैलेंस में क्या रह जाएगा, सबसे पहले 80 यूनिट्स लिखेंगे जो पहले वाले पड़े हैं, 120 लिखेंगे, ये आ गए, और इसमें से कितने रह गए, 40, तो 40 लिख दिए, 62 का रेट था और 2,480 अमाउंट आ गई, ठीक है। तो इन सबको आपने जमा कर लेना, 4,7200, 2,480 जमा करेंगे तो अमाउंट क्या आएगी, 13,680। ये हमारी क्या है, एंडिंग इन्वेंट्री। ये एंडिंग इन्वेंट्री बच गई, ये यूनिट्स बच गए, ये उनकी कॉस्ट है, ये अमाउंट है। जमा करेंगे तो 13,680 रुपए आपकी क्या बच गई, एंडिंग इन्वेंट्री बच गई, जो कि हमने फाइंड आउट करनी थी विद द लीफो मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो फिर मैं रिपीट कर रहा हूं एक दफा, मैं आपको बताता हूं कि इस क्वेश्चन को भी कैसे चेक करेंगे हम कि ये आपका सही आया है या नहीं सही आया। तो सबसे पहले हमने बता देता हूं आपको, रिकैप कर देता हूं कि जो हमारे पास बैलेंस था वो यहाँ पे आ गया,
जो परचेज करेंगे वो परचेजेस के कॉलम में, और यूनिट्स जो पहले पड़े थे उसको नीचे लेकर आए, फिर हमने जो नए यूनिट्स थे वो लिखे, ये बैलेंस क्लोज कर दिया। इशू करते वक्त आपने लीफो मेथड कर रहे हैं तो सबसे पहले लेटेस्ट सबसे नीचे जो पड़े होंगे यूनिट उसमें से इशू करने हैं। नीचे कितने पड़े थे 455 के रेट पे वो इशू कर दिए, फिर यहाँ से 20 यूनिट निकाल के वो इशू कर दिए, तो बैलेंस में क्या रह गया 80। सेम इसी तरह से हमने ट्रांजैक्शन की और एंड पे हमने 13,680 एंडिंग इन्वेंट्री फाइंड आउट कर ली। अगर क्वेश्चन में आपको कहा जाए कि आपने फाइंड आउट करना है ग्रॉस प्रॉफिट, तो सिंपल मैंने आपको बताया था ग्रॉस प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये जो हमने इशू वाला कॉलम है सेल, ये इसको अगर मैं टोटल कर लूँ इसकी अमाउंट्स को तो ये बनते हैं 32,920 रुपए, 32,920। इसका क्या मतलब है, ये हमारी कॉस्ट है जिसको हम इनकम स्टेटमेंट बनाते वक्त लिखते थे ना, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है ना, CGS जिसको हम लिखते होते हैं बेसिकली, ये वो आपकी CGS कॉस्ट है कि इतने की चीजें हमने बेची हैं, ठीक है। ये जो हमारी चीज थी या हमें कॉस्ट पड़ती थी वो इतने की थी। ये जो रेट है ना, ये वाला रेट, इसका मतलब ये है, ये जो सेल का ये वाला रेट दिया गया है, इस पे जो हमने यूनिट इशू की है, ये वो है जिस पे आपने अपनी सेल की है। सेल्स जो टॉप पे रेवेन्यू लिखते हैं हम, सेल्स, ये वो है। इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा 35,700, ठीक है। 160 को 95 रेट से मल्टीप्लाई कर लें तो ये अमाउंट पता नहीं अब क्या आती है, आप इसको मल्टीप्लाई कर लें। जब इनको आप टोटल करेंगे ना इन दोनों अमाउंट्स को, तो ये हमारे पास बनती है 59,900, ठीक है। 50,900 सॉरी 50,900 अमाउंट आपके पास इन दोनों रेट्स को जमा करने के बाद बनेगी, ठीक है। अब हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ये आपकी क्या बनी, सेल्स, इतने की आपने चीजें सेल्स की, उसमें से अगर आप ये 32,920 को माइनस कर दें जो आपकी CGS है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। सिंपल इज दैट, यही हमने करना है। और अगर आप कहते हैं तो हम इसको फाइंड भी कर लेते हैं, ठीक है। 50,900 माइनस 32,920, तो ये हमारे पास आ जाएगा 17,980। ये हमारे पास क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट। अगर क्वेश्चन में कहा जाए तो ऐसे फाइंड आउट करना है। अगर आपने चेक करना है कि आपका क्वेश्चन ठीक है या नहीं ठीक है, तो फिर वही तरीका जो मैंने आपको बताया था, जो आपकी परचेजेस की अमाउंट है 41,600, और अगर कोई बिगिनिंग इन्वेंट्री पड़ी है तो उसका जो बैलेंस वो थी हमारे पास 5,000। इनको जमा कर लें, 41,600 जमा 5,000 कितनी आ जाएगी, 46,600। 46,600 में से अगर ये सेल्स को इशू को माइनस कर दें 32,920, 46,600 माइनस 32,920 जो आपने बेची हैं, 13,680 मेरे पास आंसर आ रहा है, जो कि ये हमारा एंडिंग इन्वेंट्री के इक्वल है। अगर ऐसा आंसर आता है तो क्वेश्चन आपका ठीक है, आपने सही ट्रांजैक्शंस की हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस सेल्स की जो भी अमाउंट आएगी वो आपने माइनस कर दें तो आपके पास एंडिंग इन्वेंट्री का बैलेंस आना चाहिए। यही हमने फाइंड आउट करना था लीफो मेथड के अंदर। आप इसको नोट कर लें। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस इन्वेंट्री कॉस्टिंग मेथड लीफो, तो आप हमसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर करना मत भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ मेथड को करेंगे।